हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट समान विज्ञान बुक का फिजिक्स वाला पोर्सन। यह जो बुक है वह 2022 का न्यू एडिशन है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और बिहार पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, यूके पीसीएस में, उत्तर प्रदेश एसआई में, उत्तर प्रदेश पुलिस में और एसएससी जीडी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूर्व में यानी कि पिछले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें पूछे जा चुके हैं और भविष्य में जितने एग्ज़ाम होने हैं उसमें पूछे जाने की संभावना बरकरार है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल केवल कार्य का मात्रक नहीं होता है बल्कि ऊष्मा का भी मात्रक होता है और ऊष्मा का एक मात्रक और कैलोरी होता है, कैलोरी। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष जो वर्ष लगा है प्रकाश वर्ष में, इसकी वजह से जान जाते हैं, ये समझने लगते हैं कि यह समय का मात्रक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह किसकी है? दूरी की। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। फिर हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मात्रक होता है, न कि समय का मात्रक होता है। बाकी जो शेष दो हैं वह समय का मात्रक होते हैं। पारसेक इकाई है पारसेक, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक जो इकाई है वह है दूरी की। ये मिलान वाला क्वेश्चन है अगला वाला। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो हमें ये चारों पढ़ने से पता चल रहा है कि सेल्सियस जो है वह ऊष्मा का मात्रक नहीं है बल्कि ताप का मात्रक होता है। और ताप के मात्रक केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। तो ताप के 3 मात्रक हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जो प्रचलित हैं काफ़ी। बाकी जो शेष हैं वो मिले हुए हैं यानी कि सुमेलित हुए हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल जो इकाई होती है वह किसकी होती है? दाब की। नवा क्वेश्चन देखते हैं। कैंडिला मात्रक है ज्योति फ्लक्स की, ज्योति प्रभाव की, ज्योति दाब की, ज्योति तीव्रता की। तो हम लोग खूब पढ़े हैं कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह होता है कैंडिला। 10वां क्वेश्चन देते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक डायन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर प्रति सेंटीमीटर। तो इसमें जो तीसरा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वह यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। 11वां देखते हैं। अदिश राशि है बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, उपयुक्त में से सभी। तो ऊर्जा जो होता है वह अदिश राशि होती है, ऊर्जा अदिश राशि होती है, जबकि बल, आघूर्ण, संवेग ये दोनों सदिश राशियाँ होती हैं। फिर 12वां देखते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो वेग जो होता है वह क्या होता है? समय सदिश राशि, जबकि ये शेष तीनों जो हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये कौन सी हैं? ये अदिश राशियाँ होती हैं। फिर 13वां देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, P बराबर
m इंटू भी। तो संवेग बटे हम वेग कर दें तो हमें यम प्राप्त हो जाता है, यानी कि m इज इक्वल टू संवेग बटे वेग। तो m क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है, p संवेग है, v क्या है वेग है, तो हमें द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 14वें क्वेश्चन को देखें, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का गति समान होती है, वेग समान होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इनका जो त्वरण होता है वो क्या होता है, समान होता है। हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो हम लोग एक जड़त्व का नियम पढ़े हैं। किसका? जड़त्व का नियम, जिसे हम लोग न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम यह कहता है कि अगर यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में बने रहने की कोशिश करती है, बिना विरामावस्था में बने रहने की इच्छा रखती है। अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो उस पर बाह्य बल आरोपित करना होगा। या कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बने रहने की कोशिश करती है, यानी कि उसे विरामावस्था में लाने के लिए उसे बाह्य बल आरोपित करना होगा। तो यही क्या है, जड़त्व का नियम है, जिसे हम लोग न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग 16वां देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, एवोगैड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो हम लोग पढ़ते हैं संवेग जो संरक्षण होता है वह रॉकेट का सिद्धांत होता है, यानी कि रॉकेट के जो सिद्धांत होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। 17वां ये है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही यानी कि अश्व पर बैठा हुआ व्यक्ति के गिरने की आशंका का कारण है। द्रव्यमान का संरक्षण नियम, जड़त्वागुण, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो विश्राम जड़त्व या स्थैतिक जड़त्व जिसे हम कहते हैं, वही स्थैतिक जड़त्व या विश्राम जड़त्व की वजह से अचानक से गिर जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर व्यक्ति घोड़े पे बैठा है, अश्व पे बैठा है, तो अश्व के अचानक चलने की वजह से व्यक्ति का जो निचला पोर्शन होता है, जो घोड़े से टच करता है, वह तो गतिमान हो जाता है, लेकिन ऊपरी वाली जो हिस्सा होती है, पेट से लेकर के सर तक वाली जो हिस्सा होती है, वह क्या होती है, गतिमान नहीं होती, यानी कि अपनी स्थिति में बने रहने की कोशिश करती है। इस वजह से व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है। तो यह 17 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विश्राम जड़त्व। 18वां, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसके हिसाब से हम लोग को समझ सकते हैं। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व के नियम के हिसाब से वह ब्रेक लगाने के उपरांत व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाएंगे। 19वां देखते हैं, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, भार और त्वरण। तो लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, F बराबर m इंटू ए। यहाँ पे त्वरण है, m क्या है द्रव्यमान, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। 20वां, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो शरीर का जो वजन होगा वह ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। दूसरा, तो इसको हम समझने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो पृथ्वी का जो शेप है ऐसे है, दीर्घवृत्ताकार, थोड़ी चपटी हुई है। ऊपर वाला को हम नॉर्थ मान लेते हैं, नीचे वाले को साउथ मान लेते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच को हम सेंटर मान लेते हैं, पृथ्वी का केंद्र है यह। अगर कोई व्यक्ति इस वाले छोर पे और इस वाले छोर पे खड़ा होता है तो केंद्र से उसकी दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये जो दूरी है बढ़ जाती है, और ये जो दूरी है
नॉर्थ और साउथ वाला सेंटर से, ये कम होने की वजह से यहाँ पे पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है वह नॉर्थ और साउथ पे इन दोनों की तुलना में ज़्यादा लगाया जाता है। इस वजह से व्यक्ति का भार या किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है जी का मान बढ़ जाने की वजह से। जैसे हम लोग फार्मूले के रूप में अगर पढ़ने की बात करें तो W बराबर M इंटू जी होता है। M तो वही रहेगा चारों बिंदु पे, लेकिन जी का मान बढ़ने की वजह से ध्रुवों पर W का जो मान होगा वह क्या होगा, अप हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो 20 का जो आंसर होगा ध्रुवों पर अधिकतम होगा शरीर का वजन। अगर हम 21वां क्वेश्चन पढ़ें, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। हम लोग पढ़े हैं कि चंद्रमा पर जी का जो मान होता है, जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो उसका भार होगा वह 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। करीब से 22वां क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची या ऊंची छलांग लगा सकता है। यहाँ पे भी जी का ही कमाल है। जो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वह कम होने की वजह से चंद्रमा पर व्यक्ति ज़्यादा उछलेगा, क्या होगा, ज़्यादा उछलेगा, लेकिन वही व्यक्ति पृथ्वी पर कम उछलेगा। तो जी का ही कमाल होता है यहाँ पे। तो यानी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, या गुरुत्वीय जो त्वरण है या चंद्रमा के द्वारा जो लगाया जाने जो फोर्स है पृथ्वी की तुलना में कम लगाया जाएगा अपने तरफ, इस वजह से व्यक्ति ज़्यादा उछलेगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 23वां देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है कोणीय संवेग। फिर हम 24वां देखते हैं, 1 किलोग्राम राशि का वजन 1 केजी राशि का वजन कितना होगा। तो W बराबर M इंटू जी, हम लोग पढ़े हैं W बराबर M बराबर 1, G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर 9.8 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 30वां देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो हम लोग पढ़े हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो मैक्स होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। क्या होता है, डेंसिटी अधिकतम होती है, यानी कि उसके जो कण हैं, जल के जो कण हैं, जो छोटे छोटे जो कण हैं वह बहुत डेंस होते हैं, बहुत सघन होते हैं। इस वजह से क्या होता है, आयतन क्या होता है, सूक्ष्म हो जाता है, यानी कि छोटा से छोटा हो जाता है, अपने अनुपात में कम होने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे या देखते हैं कि जब 9 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे आते हैं तो सबसे मिलता है पहले 4 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद हमें मिलेगा 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। 25वां का आंसर 3 हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।